Hello guys, welcome to ClatMax. My name is Saurav and today we are going to do a simple orientation session on QT और DI या फिर मैथ्स वाला सेक्शन ऑफ योर क्लैट एग्जामिनेशन। जनरली ये क्लैट का सबसे फियर्ड सेक्शन है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो मेमोरीज होती है ग्रेड 10 तक की, द मेमोरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द मेमोरीज ऑफ ज्योमेट्री, उसके अलावा एरिया, वॉल्यूम, हजारों फॉर्मूलाज को याद रखना, इतने सारे सवाल गलत हो जाते हैं। कई जगह तो ऐसे भी होता है कि भाई मैथ्स के टीचर एकदम फर्स्ट पीरियड के अंदर आते हैं, क्लास टीचर होते हैं और उनसे इतना ज्यादा डर लगता है कि भाई ये लेक्चर निकल जाए जैसे तैसे, उसके बाद में तो पूरा स्कूल आराम से निकल जाएगा, अगले 7 लेक्चर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके के सिनेरियोज आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुए होंगे। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। मैंने 11th क्लास के अंदर साइंस मैथ ली थी, पीसीएम थी मेरे पास और उस टाइम पे मेरा सीबीएसई बोर्ड था। उसके बाद में मेरे को अपना बोर्ड स्विच करना पड़ा, आरबीएसई के अंदर आना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे को 11th वापस नहीं करनी थी और मेरे को ह्यूमैनिटीज लेनी थी और सीबीएसई अलाउड नहीं करता है बीच में जो अपन सब्जेक्ट वगैरह स्विच करते हैं ना, स्ट्रीम को स्विच करना, ये सीबीएसई अलाउ नहीं करता है। तो आई हैड टू स्विच फ्रॉम सीबीएसई टू आरबीएसई जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव टू कंटिन्यू विथ ह्यूमैनिटीज, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ मैथमेटिक्स। समझ गए? तो ये इतना बड़ा फियर है, बट क्लैट एग्जामिनेशन के अंदर हमें इस फियर को कैरी करना कोई जरूरी नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर एकदम सिंपल मैथमेटिक्स आती है 8th क्लास तक की। ठीक है, ऑल्दो क्लैट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स बताता है। तो ये आप बिल्कुल मान के चलो कि प्रोबेबिलिटीज आर देयर कि भाई वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आपसे पूछ ले, बट ये आज तक हुआ नहीं है। ठीक है, पिछले कुछ 10-15 सालों में तो ये बिल्कुल नहीं हुआ। दैट मींस दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दिस पर्टिकुलर थिंग। और ये जो नया पैटर्न ऑफ क्लैट है ये 2020 से आया था, 20 में आया था, तब से तो भाई बिल्कुल भी इस तरीके के सवाल मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के अंदर नहीं आए हैं। सिंपल 8वीं तक की मैथमेटिक्स आती है, बेसिक कैलकुलेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, आपको डेटा, पाई चार्ट, टेबल्स वगैरह दिए हुए आते हैं, उनको डिकोड कर लो। डिकोड करने के बाद में 2-3 आंसर तो गाइस आपको, जो आप डेटा बनाओगे ना, जो भी टेबल आप बनाओगे डिकोड करके, उसके अंदर ही सीधे ही दिख जाएंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन के आंसर्स तो ऐसे ही आप उठा लोगे और उसके बाद में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ज्यादातर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही काम आता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं आता। इवन आपको मल्टीप्लीकेशंस भी नहीं करने पड़ते, इतना इजी सेक्शन है। बस इसके अंदर आपको एक काम करना है कि जो डेटा है वो आपको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करके प्रॉपर चार्ट बना लेना, जो भी वो डेटा कहना चाह रहा है ना। जैसे मान लो फैक्ट्री ए बी सी डी के अंदर मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स से रिलेटेड कोई डेटा का सेक्शन, आप कोई पैसेज आपके पास आ गया, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली डिकोड करो कि कौन सी फैक्ट्री के अंदर कितने लोग हैं, उसके अंदर आपके कैलकुलेशंस लगेंगे। पक्का आपको रेशियो प्रोपोर्शन लगाना पड़ सकता है, परसेंटेज लगाना पड़ सकता है, XYZ काफी चीजें लगानी पड़ सकती है। बट एक बार जब आपने टेबल बना ली तो भाई आपका काम हो गया, आप 6 नंबर एकदम से अचीव करने के बहुत नजदीक हो। ठीक है, सो दैट्स द होल सिनेरियो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन, द मोस्ट फियर्ड सेक्शन ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन और द डील मेकर, या फिर वी कैन से द डील ब्रेकर। यही वो सब्जेक्ट है जो बच्चों की डील बनाता है और डील ब्रेक भी कर देता है, क्योंकि इस सेक्शन को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा का पूरा छोड़ के आ जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने ये सेक्शन छोड़ दिया तो आप ये मान के चलो कि उस बच्चे का पेपर जो है वो 108 नंबर का है, और जिस पेपर के अंदर आजकल कट ऑफ टॉप 500 रैंक के लिए 95 प्लस जा रही है, वहां पे अगर कोई बच्चा सिर्फ 108 सवाल ही अटेम्प्ट करके आ रहा है, दैट मींस कि जो बच्चा मैथ्स अच्छे से करके आएगा ही विल गेन अ प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर दोज स्टूडेंट्स जो इसके हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो जीके और मैथ्स ऐसे सेक्शन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं। जो एज है ना, मतलब टॉपर्स के बीच में और जो एक मीडियोकर स्टूडेंट रह जाते हैं क्लैट के अंदर, वो ये 2 सेक्शंस ही पैदा करते हैं, एक तो डीआई हो गया और उसके अलावा जीके हो गया। और आजकल जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं क्लैट 24, 25, 26, जितने इजी पेपर आ रहे हैं उनके अंदर गाइस इंग्लिश, लॉजिकल और उसके अलावा जो अपना लीगल वाला सेक्शन होता है, इनको सारे बच्चे ही लगभग पूरा करके आ जाते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा ढंग का बच्चा होता है वो पूरा करके आ जाता है। प्रॉब्लम यही फंसती है, एक तो डीआई हो गया और एक जीके हो गया। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो पूरा पूरा पॉजिटिव सेशन रखेंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं रखेंगे। ठीक है, कोई फियर नहीं रखेंगे मैथ्स का। हम समझेंगे कि एग्जैक्टली डिमांड क्या है इस सब्जेक्ट की, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द पैटर्न एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, हाउ शुड यू स्ट्रेटेजाइज एंड हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके,
This session is being presented by me. My name is Saurav Raj Biwal. I am a graduate of National Law University Jodhpur and a lawyer by training. Now moving forward with the introduction. तो introduction के अंदर आप देखिए QT या data interpretation, quantitative techniques, तो क्लैट ने नाम दे रखा है सेक्शन का, या फिर इसे DI भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 5-6 साल से सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं. इट कैरीज ओनली 12 मार्क्स, बट दीज मार्क्स ऑफन बिकम द रैंक डिसाइडर इन क्लैट, क्योंकि ये यहाँ पे काफी सारे बच्चे इस सेक्शन को पूरा पूरा इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से ये रैंक डिसाइडर बन जाता है. जिस बच्चे ने ये सेक्शन अच्छे से कर दिया, ही इज गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अबव अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर DI बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मैथ्स. ठीक है, जो मैंने आपको मेंशन भी किया था, एक मैथ्स का फियर रहता है विच क्रिएट्स एडवांटेज फॉर अ प्रिपेयर्ड स्टूडेंट. ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने अच्छे से प्रिपेयर किया है, उसको एडवांटेज पक्का मिलता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको इग्नोर करके आते हैं, पूरा पूरा छोड़ के आ जाते हैं. ठीक है, इन इजी पेपर जो हम पिछले 2-4 सालों से विटनेस कर रहे हैं, दीज मार्क्स सेपरेट टॉप एनएलयूज फ्रॉम लोअर रैंक्स. ठीक है, तो जो टॉप एनएलयूज के अंदर बच्चे जाते हैं ना, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, जोधपुर हो गया, वो पक्का मैथ्स के अंदर अच्छा करके आते हैं. इवन इन माई क्लैट आई डू रिमेंबर आई वॉज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स टिल 10th. ठीक है, मेरे जब तक एक्स के आगे स्क्वायर लगता था तब तक मेरा काम सॉर्टेड रहता था, क्यूब लग जाता था तब मेरी दिक्कत आ जाती थी. और 11th के अंदर वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो वो पढ़ाते थे, भाई मेरे को तो इतना बुरा लगता था कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब क्यों पढ़ रहा हूं मैं ये चीज, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया बहुत पहले ही करवा दिया था. ठीक है, जब मैं वो चीज पढ़ रहा था उससे तो लगभग 120 साल पहले वो हर चीज नाप चुके थे. ठीक है, मैंने अपने मैथ्स के टीचर से एक बार ये सवाल भी पूछा, मेरा काम कंप्लीट नहीं था ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आप ये चीज पढ़ा क्यों रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री. तो उन्होंने ऐसे बोला कि यार आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप अपना काम करो, आपका काम कंप्लीट नहीं है, इस तरीके से वो डांटने वाटने लग गए. ठीक है, मैंने उनसे साफ पूछा, सर डू यू नो अबाउट द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो भाई उनको आइडिया ही नहीं है. अब यहां पे मैंने बोला कि सर अभी हम है ना समुद्र तल से, सी बेड से 364 मीटर ऊपर खड़े हैं, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लगता है सीकर, वो हमसे 10 मीटर नीचे है. ठीक है, ये चीज अंग्रेजों ने कब की नाप दी थी. माउंट एवरेस्ट जो है वो 8448 मीटर ऊपर है. ठीक है, सी बेड से, ये अंग्रेजों ने कब का ही नाप दिया था. तो हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं भाई, मेरे को नहीं पढ़ना साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, सो दैट वाज द सिनेरियो. बट उसके बाद में अगर मैं बात करूं 10th तक की, तो जब तक स्क्वायर लगता था मेरा काम अच्छा चलता था, एंड इवन आई गॉट वेरी गुड मार्क्स. मेरे टाइम पे तो 200 नंबर का क्लैट होता था, एंड दोज मार्क्स वर द डील मेकर फॉर मी. ठीक है, और अगर वो नंबर नहीं आते तो पक्का डील ब्रेकर का काम वो करते. तो मैंने प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको समझाया कि भाई मेरे को खुद को अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फियर. लेकिन भाई अगर 10th तक आपकी मैथ्स अच्छी रही हुई है, या फिर इवन 8th तक की मैथ्स भी अगर आपकी अच्छी रही हुई है, तो आप इसके अंदर आराम से स्कोर कर सकते हो. एंड दिस इज द सब्जेक्ट विच सेपरेट्स द टॉप एनएलयूआइट्स फ्रॉम द people who are either not getting an NLU या फिर getting a lower NLU. ये ही वो सेक्शन है जो सेपरेट करता है. ठीक है, DI is not difficult, it is simply ignored. तो जनरली बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. अब ये डिफिकल्ट क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुका हूं, तो मेरे को समझाना भी पड़ेगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इस DI वाले सेक्शन से इतना डरते क्यों, व्हाई स्टूडेंट्स फियर फ्रॉम DI. तो मोस्ट स्टूडेंट्स have negative memory associated with maths from school. ठीक है, मैंने खुद का ही एग्जांपल आपको देके बताया कि काफी लोगों की नेगेटिव मेमोरीज होती है मैथमेटिक्स से स्कूल टाइम से, 10th क्लास से. ठीक है, और ज्यादातर बच्चों का तो ह्यूमैनिटीज लेने का रीजन ही यही होता है कि उन्हें मैथ से डर लगता है. नाउ दे थिंक ऑफ एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लाइक एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा. तो बच्चों को ऐसे लगता है कि भाई हमें एक क्लैट के अंदर ना ये पूछा जाएगा, एल्जेब्रा पूछ लिया, ज्योमेट्री पूछ लिया, ट्रिग्नोमेट्री पूछ लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरीके से, या फिर उनका होल स्क्वायर, ये सब नहीं पूछा जा रहा है. पिछले 5-6 साल से तो ये नहीं आ रहा है. हाउएवर क्लैट डज नॉट आस्क एडवांस मैथमेटिक्स. क्लैट के अंदर एडवांस मैथ नहीं आती. रियल प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों की इस सेक्शन के अंदर, एक तो पैनिक, एक डेटा को मिसरीड करना, मतलब उसको बिल्कुल समझना ही नहीं, और कई बच्चे तो रीड ही नहीं करते. उसके बाद में टाइम का प्रेशर, बच्चों को लगता है कि मैथ्स करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से उनका बाकी पेपर छूट जाएगा. द फियर ऑफ DI इज यूजुअली बिगर देन द सेक्शन इटसेल्फ. जो हवा इसका बना हुआ है या फिर जो डर इसका बना हुआ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है देन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, आराम से इसको कर लो, हो जाता है यार 15 मिनट के अंदर 12 नंबर आराम से आते हैं, और वो 12 नंबर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देके जाते हैं. और ये एक इकलौता ऐसा सेक्शन है
जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है। लीगल के अंदर 2-3 सवाल आप कैसे भी कर लो गलत हो ही जाते हैं। इंग्लिश के अंदर भी 1-2 सवाल तो अच्छे से अच्छे बच्चे ये गलत हो जाते हैं। लॉजिकल के अंदर भी सवाल गलत होते हैं, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा सेक्शन है अगर आप ढंग से करके गए तो पूरे में से पूरे 12 में से 12 नंबर आपको देके जाएगा। और एकदम मजा और आता है यार जब वो डीआई का सेट हम पूरा बना लेते हैं, फिर उसके बाद में 2-3 चीजें तो हमें सीधी सीधी दिख रही हो, हम मजे से टिक मार रहे हैं, उसके बाद में सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन करके ऑप्शन देख के टिक मार रहे हैं, उसके बाद में ओएमआर भरते टाइम भाई फील आती है कि हाँ सच में मैंने मेहनत करी है और भाई सच में मेरे नंबर आने वाले हैं। इसके अंदर तो शॉर्ट होता है, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया और ऑप्शन के अंदर वैसा ही कोई ऑप्शन आपको दिख गया, जैसे मान लो आपका किसी चीज के अंदर कैलकुलेशन आया 1008 लिख देते हैं, ठीक है 1008 ये कैलकुलेशन आया और ऐसा ही ऑप्शन आपको दिख गया, दैट मींस यू आर डैम श्योर कि भाई आपका ये आंसर सही है, क्योंकि जनरली इसके अंदर गलत ऑप्शंस आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका कैलकुलेशन होता है कैलकुलेशन चाहिए तो उसके आसपास का ऑप्शन आपको पक्का ही मिल जाता है, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो। तो यहाँ पे बच्चे फालतू में इससे फियर आउट करते हैं, बहुत मजा आता है इस सेक्शन को करने में। अगर आप इसको एंजॉय करके करोगे तो यू विल लिटरली गेट लाइक फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, जो 12 में से 12 नंबर है वो आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो व्हाई स्टूडेंट फियर डीआई एंड व्हाई दे शुड नॉट फियर डीआई, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, व्हाट क्लैट एक्चुअली आस्क इन डीआई। क्लैट एक्चुअली पूछता क्या है, तो सिंस 2020 क्लैट मैथ वाला सेक्शन हैज बिकम कंप्लीटली डीआई बेस्ड, ठीक है, पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर इन्होंने पेपर को बेस कर दिया है। अब इसके अंदर क्या आते हैं, टेबल्स आ जाते हैं, ग्राफ आ जाते हैं, पाई चार्ट आ जाते हैं, जिनको आपको डिकोड करना पड़ता है। उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो देखो मेजर टॉपिक्स है, एक तो परसेंटेज, ये काफी बड़ा टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद में रेशियो वाला जो टॉपिक है, इट इज अ वेरी बिग शॉर्ट टॉपिक। उसके बाद में एवरेज वाला जो टॉपिक है ये भी अपने आप में काफी बड़ा है। उसके बाद में पैसेज बेस्ड डेटा सेट्स भी आ जाते हैं, जो क्लैट 24 25 के अंदर आए थे, 23 के अंदर भी आए थे, पैसेज बेस्ड डेटा सेट्स भी देते हैं जिनको आपको डिकोड करना पड़ता है। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस ये कई बार पूछ लेते हैं, SICI ये भी मतलब ऐसे हाईली अनलाइकली है, ये वाले जो टॉपिक है दीज आर हाईली अनलाइकली टॉपिक, बट हाँ ये आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। मेनली तो देखो काम चलता है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज वगैरह से, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी रेयर केस सिनेरियोस के अंदर आते हैं। टाइम एंड वर्क वेरी रेयर। उसके अलावा स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड। तो ये वाले जो टॉपिक्स है दीज आर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये जो ऊपर की 5 चीजें मैंने लिखी है दे आर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। नाउ ऑफिशियल सिलेबस मेंशंस ब्रॉडर मैथ्स बट PYQs शोज बेसिक DI सेट्स। तो ऑफिशियल सिलेबस के अंदर तो ये लिखा हुआ भाई ये 10वीं तक की मैथ पूछ सकते हैं। अब 10वीं तक की मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, 10वीं तक की मैथ्स के अंदर अलजेब्रा भी आता है, ज्योमेट्री भी आता है, बट कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज तक इन्होंने नहीं पूछा, और अगर इन्होंने पूछ लिया, इन केस मान लो ट्रिग्नोमेट्री पूछ ली, तो जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है अगर वो भी सॉल्व करने बैठ गया ना, तो वो इतना ज्यादा टाइम उसके अंदर वेस्ट कर देगा कि आपको कहीं ना कहीं कोई दूसरे सब्जेक्ट के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे आज मेरे से कोई ट्रिग्नोमेट्री पूछ ले, मेरे को नहीं आती भाई, 10th तक आती थी, उसके बाद में 11th में तो मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, 11th में एकदम डिलीट ही हो गया था जो 10th तक पढ़ा था। तो अगर मान लो मैं क्लैट देने बैठा हूं और मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पूछ ली, तो आई विल सिंपली लीव दैट। वैसे ऐसा होगा ही नहीं, हाईली अनलाइकली, क्योंकि कोई भी PYQ 2020 से लेकर 2026 तक लगभग 6-7 पेपर हो चुके हैं, कोई भी PYQs एडवांस मैथ का एक भी सवाल दिखाता नहीं है। अब जो डिफिकल्टी है that lies in understanding the data not mathematical concept। तो जो भी डेटा आपको दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, कोई डेटा का सेट आ गया या फिर कोई टेबल आ गई या फिर कोई पाई चार्ट आ गया, ठीक है, अगर इनको आपने इस तरीके से प्रॉपर डिडक्ट कर लिया, प्रॉपरली आपने इस तरीके से टेबल्स वगैरह बना ली, तो भाई आप आराम से इसको कर जाओगे। अंडरस्टैंडिंग द डेटा इज द मेजर प्रॉब्लम, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्लैट आस्क्स इन DI। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, how DI actually works in CLAT, किस तरीके से मतलब हमें काम करना पड़ता है, किस तरीके से इस पेपर को सॉल्व करना पड़ता है। इन क्लैट द मेन टास्क इज टू डिकोड द सेट और द डेटा गिवन प्रॉपरली, ठीक है, उसको अच्छे से डिकोड करो जो भी डेटा आपको दिए रखा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली। उसके बाद में वंस द डेटा इज अंडरस्टूड एंड डिकोडेड, मोस्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द डिकोडेड डेटा। जो भी टेबल आप बनाओगे ना, उससे डायरेक्ट CCP, Ctrl+C Ctrl+V मार है, ठीक है। वैसे तो OMR बेस्ड पेपर होता है, बट आपकी टेबल के अंदर से 2-3 आंसर्स आपको आराम से मिल जाएंगे, और उसके अलावा भी एडिशन सब्सट्रैक्शन है अगर आपने डिकोड कर लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन है,
अगर हम डेटा डिकोड कर रहे हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उस टाइम पे परसेंटेज भी काम आते हैं, एवरेज भी काम आता है, रेशियो प्रोपोर्शन भी काम आता है, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, बट वंस द टेबल इज मेड इट इज डैम इजी टू गेट दोस 6 मार्क्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेट, ठीक है। स्टूडेंट ऑफन लूज मार्क्स ड्यू टू मिसरीडिंग द नंबर्स, कई बार बच्चे नंबर्स को मिसरीड कर जाते हैं या मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, या फिर छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई होती है, कई बार आपके साथ क्लैट खेलता है, ठीक है, छोटी मोटी डिटेल्स दी हुई होती है, उनको बच्चे बिल्कुल या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर पढ़ना भूल जाते हैं, उस वजह से पूरा का पूरा सेट ही बिगड़ जाता है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है, एक भी आंसर नहीं मिलता, और उसके बाद में वो पैनिक एंजाइटी बढ़ती है जो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रुकवा ही देती है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली नंबर्स को रीड करना है, डेटा को अच्छे से रीड करना है, और उसको डिकोड आराम से करना है विथ अ काम माइंड, एकदम काम एंड कंपोज होके पूरा पूरा डेटा आपको डिकोड करना है। इफ यू डिकोड द सेट, मैथ्स बिकम simplest, I won't even say simple, it become the simplest subject that can ever exist in this examination, ठीक है। जीके भी डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये चीज अगर डिकोड कर दे, और लिटरली गाइस मजा आता है अगर आप सॉल्व करते हो ना, और उसके बाद में जब वो टिक मारते हैं हम, क्योंकि आधे से ज्यादा आंसर तो हमें मिल ही चुके हैं, तो इट इज वेरी इंजॉयबल, इट इज वेरी इंजॉयबल सिंपली, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो रिगार्डिंग हाउ DI actually works in CLAT. Now moving forward with the next thing, that is regarding the courses that we have launched. So CLATMAX Tutorials has come up with our new batches for CLAT 2027 as well as CLAT 2028. Here we are providing expert curated CLAT courses. You will be personally mentored by the students or alumnus of top NLUs, नालसार हो गया, NLU जोधपुर हो गया, NUJS कोलकाता, बेंगलोर, यहाँ के बच्चे आपको मेंटोर करेंगे। उसके अलावा you will get comprehensive study material, plus the most important thing, that is our modus operandi, that is our systematic operating procedure, the affordable pricing, ठीक है। हम कोई वो लाखों रुपए चार्ज नहीं करते, अनलाइक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो एक ऑनलाइन कोर्स के मतलब लाख रुपए मांग रहे हैं, 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने किसी वीडियो के अंदर ये बोला भी था कि भाई किसी की बारात में थोड़ी जो दहेज मिल जाएगा, ये नहीं है भाई, 1-1.5 लाख रुपए किस बात के, इतना कुछ है ही नहीं इस एग्जामिनेशन के अंदर, बहुत आराम से हो सकता है। और इनका आर्ग्यूमेंट भी अजीब होता है। मैंने एक बार एक कोचिंग वाले से सिंपली बात करी थी कि भाई कितनी फीस आपकी, तो बोलते 1.5 लाख रुपए। मैंने बोला भाई 6-7 महीने की 1.5 लाख रुपए किस बात के, ऑफलाइन का पूछा था मैंने, ठीक है। तो आई जस्ट आस्क्ड कि भाई 1.5 लाख रुपए किस बात के 6-7 महीने के, तो बोलते हैं NLU की फीस भी तो 3.5 लाख है। भाई वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसकी लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें होती है ना, वो 50-50, 60-60 हजार रुपए की होती है। मैं खुद NLU के अंदर 5 साल रहा हूं एंड आई नो द क्वालिटी। और वहां पे जो प्रोफेसर होते हैं उनकी सैलरी 1.5, 2-2 लाख रुपए होती है, और 600-700 बच्चों के ऊपर 60-70 प्रोफेसर होते हैं, समझ गए। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, 50-60 एकड़ का कैंपस मेंटेन करना और इतनी सारी चीजें। तो NLU तो एक डिस्काउंटेड एजुकेशन है, ये कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है किसी कोचिंग सेंटर का कि भाई NLU की फीस 3.5 लाख है इसलिए हम 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। भाई जितनी जरूरत है उतनी चार्ज करो, ये ही होना चाहिए, ये ही प्रॉपर मॉडस ऑपरेंडी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बच्चों का फियर का फायदा उठा के आप उनको बिना मतलब में लूट लोगे। और भाई जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए इन लोगों को, मेजर जरूरत उनको पड़ती है। ऐसे नहीं होता ही भाई किसी की रैंक आ गई उसके साथ फोटो खिंचवा ली और एक ही बच्चे की फोटो 5 जगह छप रही है। ये पहले IIT JEE में होता था, आजकल क्लैट में भी लोग करने लगे। आई डोंट नो व्हाट इज द सिनेरियो। सो दिस इज आवर ऑफरिंग्स, ठीक है। वी आर वेरी अफोर्डेबल, वी आर प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल डिलीवर्ड टू योर होम, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप बाय टॉप NLU members and expert curated CLAT courses along with affordable pricing, ठीक है। So that is our SOP or the modus operandi. You can simply visit us on our website www.clatmax.com या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8690131220। यू विल गेट प्रॉपर स्टूडेंट सपोर्ट फ्रॉम हियर। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग लीगल स्टडीज, रिगार्डिंग क्लैट या फिर कोई भी चीज, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। आप मेरे से भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई हमारी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तभी हम आपको हेल्प आउट करेंगे। मेरा गोल है हर बच्चे की हेल्प कर पाऊं, जितनी मैं कर पाऊं, अब जितनी मेरे अंदर हैसियत है उतनी हेल्प मैं अपने हिसाब से कर पाऊं, ठीक है। या फिर आप हमारा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो क्लैटमैक्स, जिसके ऊपर आपको काफी सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट 2 स्लाइड्स। तो अब अगली चीज है हाउ टू प्रिपेयर एंड अटेम्प्ट डेटा इंटरप्रिटेशन। तो देखो DI इंटरप्रिटेशन ये थोड़ा सा ढंग से पढ़ना गाइस। DI इंटरप्रिटेशन शुड बी अप्रोच ग्रेजुअली एंड सिस्टमैटिकली बिकॉज कॉन्फिडेंस इन दिस सेक्शन डेवलप्स थ्रू रेगुलर एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। तो इसको
आपको ग्रेजुअली और सिस्टमेटिकली अप्रोच करना है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है या फिर मार्क्स है वो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, ऐसे नहीं होता कि एक बार में ही कुछ हो जाता है। तो इसके लिए मैंने कुछ फेजेस लिखे हैं, 3 फेज के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। शुरुआत में 15 से 20 दिन तक 15 टू 20 डेज इसको स्क्रैच से भी चालू करो तो ये 2-3 महीने के अंदर तो मास्टर किया जा सकता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, रिवाइज द बेसिक टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आप रिवाइज करो और पढ़ो, इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। बेसिक टॉपिक्स पढ़ो, ऐसे नहीं कि डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट जो है या केसलेट है वो डायरेक्ट उठा लिए, इन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। 15-20 दिन तक इनको पढ़ो टू रीबिल्ड द कंफर्ट विद कैलकुलेशंस। कई बार क्या होता है कि 10th के बाद में हम भूल जाते हैं उन कैलकुलेशंस वगैरह को, तो वो एक वापस एक कंफर्ट लेवल आ जाना चाहिए उस कैलकुलेशन के साथ या मैथ्स के साथ। तो 15-20 दिन तक तो आपको ये करना है। फेज 1 दैट इज बेसिक टॉपिक्स को आप रिवाइज करो और छोटे मोटे कैलकुलेशन वगैरह इनसे रिलेटेड करो। उसके बाद में फेज 2 के अंदर बिगिन सॉल्विंग PYQ DI सेट्स स्लोली। तो PYQ इज द बाइबल और गीता और कुरान ऑफ दिस पेपर, ठीक है। ये हर चीज का सॉल्यूशन है। PYQs के अंदर जनरली तो देखो कोचिंग सेंटर्स के मॉक टेस्ट इतने ज्यादा डिफिकल्ट बनाए जाते हैं। क्लैट 2024 के अंदर एक पैसेज भी है, प्रॉपर पैसेज है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि भाई ये जो कोचिंग सेंटर है, सिर्फ क्लैट की कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर JEE और नीट भी आ जाता है, कि वो लोग पेपर इस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं या फिर अपने मॉक टेस्ट इस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं जो इतने ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बच्चों के नंबर नहीं आते, बच्चों की एंजाइटी बढ़ती है, एंड डर का बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। ये शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये क्लैट 2024 के अंदर प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पैसेज दिया हुआ है। आई एम नॉट स्पीकिंग दिस, क्लैट हैज स्पोकन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले PYQ के जो DI के सेट्स है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द केसलेट्स। तो जो भी केसलेट्स है जो बाद में सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, आफ्टर 15-20 डेज ऑफ दिस एंड आफ्टर सॉल्विंग लाइक 5 आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 5 to 7 डेज विथ योर PYQs, आप केसलेट्स वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद में इंप्रूव द टाइमिंग ग्रेजुअली थ्रू मॉक एंड रेगुलर प्रैक्टिस। तो शुरुआत में ऐसा होगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इन सेट्स को सॉल्व करने के अंदर, बट उसके बाद में अगर आपके टॉपिक्स धीरे धीरे क्लियर होते गए और आप इस सब्जेक्ट को मास्टर करते गए तो वो टाइमिंग भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और पूरा का पूरा सेक्शन आप 10 से 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक डेली टारगेट आपको बनाना है, सॉल्व एटलीस्ट 2 DI सेट्स कंसिस्टेंटली। डेली आपको करना है, 2 सेट्स तो करने ही करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। आफ्टर डूइंग ऑल दीज फेजेस, ये तीनों फेजेस आप करने लग जाओ, उसके बाद में 2 केसलेट एटलीस्ट दिन की करनी है। ज्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आधा घंटा मैथ्स के साथ स्पेंड करना चालू कर दो, रिचुअल बना लो इसे, ठीक है। उसके बाद में बिफोर अटेम्प्टिंग अ सेट क्विकली असेस द टॉपिक डिफिकल्टी एंड कैलकुलेशन लोड, मार्क इंपॉर्टेंट नंबर्स व्हाइल रीडिंग, ठीक है। तो जब भी आप कोई सेट अटेम्प्ट कर रहे हो टॉपिक को एसेस करोगे, सबसे पहले भाई ये परसेंटेज से आया है, रेशियो से है, एवरेज से है, ठीक है। फटाफट पढ़ते टाइम उसको एसेस करो, डिफिकल्टी लेवल देखो कितना है। उसके बाद में कैलकुलेशन का लोड कितना है, अगर कैलकुलेशन का लोड ज्यादा है और ऐसा हो रहा है कि भाई आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, 20 मिनट ले जाएगा ये एक सेट, तो भाई उसको इग्नोर करना ज्यादा बेटर है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है 2-4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो उसको फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद में मार्क द इंपॉर्टेंट नंबर्स, जो नंबर्स वहां पे, जो परसेंटेज वहां पे दिए हुए, रेशियोज दिए हुए, उनको मार्क करो ताकि आपको बाद में उसे डिडक्ट करना इजी रहे और डबल रीडिंग ना करनी पड़े। इफ अ सेट फील्स कंफ्यूजिंग इवन आफ्टर सिंसियर एफर्ट फॉर 2-3 मिनट, ठीक है, 2-3 मिनट का सिंसियर एफर्ट लगाने के बाद में भी कोई सेट आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो लीव इट टेम्पररीली एंड रिटर्न लेटर इंस्टेड। हो सकता है उस टाइम पे दिमाग नहीं चल रहा हो, बाद में क्या पता आप उसको डिकोड कर जाओ, क्योंकि मैथ्स तो पढ़ी है ना, अगर ये सारी चीजें आपने कर रखी है, पहले इतने सारे केसलेट सॉल्व कर रखे हैं, तो हो सकता है एक बार दिमाग ना चले, अगली बार अगर आओ तो वो आराम से डिडक्ट हो जाए, ठीक है। तो 2-3 मिनट के सिंसियर एफर्ट के बाद में भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो एक बार के लिए मूव फॉरवर्ड विद सम अदर सब्जेक्ट या सम अदर सेक्शन, देन कम बैक, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो हाउ टू प्रिपेयर एंड अटेम्प्ट DI। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कंक्लूजन, तो DI इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन इन क्लैट प्रिपरेशन, ठीक है। इवन स्टूडेंट फ्रॉम नॉन मैथ बैकग्राउंड रेगुलरली स्कोर वेल थ्रू प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो कई बार ऐसे बच्चे जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से होते हैं वो भी कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। बस 30 मिनट आपको दिन के इसको देने हैं, रिचुअल बना के देने हैं, पक्का आराम से हो जाएगा, ठीक है। इन रीसेंट ईयर्स दीज 12 मार्क्स हैव ऑफन बिकम द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर टॉप NLUs। पिछले 2-4 साल से तो सच में यार दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। DI इज नॉट अबाउट बीइंग ब्रिलियंट एट मैथ्स, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन।
अगेन मैथ्स के अंदर आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो ये मैटर नहीं करता, इट इज अबाउट स्टेइंग काम विथ नंबर्स एंड डिकोडिंग द डेटा एफिशिएंटली। एक बार डेटा आपने प्रॉपर्ली डिकोड करके टेबल बना ली, दैट मींस आपका काम हो चुका है, आपके पास वो जो 6 नंबर है ना उस पर्टिकुलर सेट के वो आ चुके हैं, वो आपके जेब में है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन वॉट एवर यू आर डूइंग, वेदर you are preparing for CLAT, ALET, any other law entrance examination, best of luck from my side. I just wanted to make this section easy, ठीक है। I am not a maths वाला teacher actually, but हाँ इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मेरे को रही हुई है, क्योंकि बचपन में मेरे को मैथ्स का बहुत ज़्यादा शौक था, 11th के अंदर बात अलग हो गई थी, ठीक है। So I just decided to do this session. We are done and dusted with the orientation series, जिसके अंदर मैंने आपको 500 सब्जेक्ट्स बता दिए। उसके अलावा मैंने एक CLAT की पूरी ABCD नाम से वीडियो बनाया था, वो देख लेना। आपको CLAT एग्जामिनेशन की पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, सब कुछ भाई XYZ हर चीज एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी। थैंक्स लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड डू वॉच दोज अदर ओरिएंटेशन सेशंस एज वेल गाइस। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अपनी क्लैट प्रिपरेशन के अंदर। थैंक्स लॉट, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।